हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है। आज हम सैंपल पेपर को देखेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को कि अब की बार मैं आप लोगों को 100 में से 100 नंबर दिलाऊंगा। अब उसके लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी आप लोगों को, क्या क्या, कि एक तो रेगुलर सेशन लाइव लेना है आप लोगों को, नंबर दो जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के बाद में घर पर प्रैक्टिस करनी है। यदि दोनों चीज़ें आप लोगों ने सही सही की है तो यहाँ से है ना, हम लोगों ने 90% पेपर कवर कर लिया है जितना मैंने पढ़ा दिया है। क्यों? आरो भाग दो पुस्तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अनुच्छेद रचनात्मक लेखन मैंने करवा दिया है, और जो पाठ बच गया हमारा, वितान बच गया है, अभिव्यक्ति और माध्यम बच गया है, उसके भी मैंने रिकॉर्डेड आप लोगों को उपलब्ध करवा रखा है। आप लोग अडा 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, जो आपकी बार आपका पेपर जो होगा वह दो खंडों में होगा, खंड क और ख, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। यानी पार्ट जो ए होगा वह वस्तुपरक होगा, यानी वस्तुपरक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 45 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 40 क्वेश्चंस करना है। ऐसा नहीं है कोई भी कर दो आप लोग, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। यानी किसी भी टॉपिक से आएगा तो 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी कि 40 मार्क्स, देन 40 मार्क्स तो आपके एमसीक्यू से होंगे, और 40 मार्क्स आपको विवरणात्मक क्वेश्चंस जो राइटिंग क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें लिखना पड़ता है आप लोगों को, वो होंगे। तो 40 + 40 कितने हो गए? 80। तो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपके कहाँ से जाएंगे? आपके स्कूल से जाएंगे। आप फील्ड एग्जाम से, जैसा आप लोगों का हो रहा है, आप फिलहाल हम लोग तैयारी भी करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए जल्दी से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो, आपका पेपर जो होगा वह 2 खंडों में होगा। तो पेपर आपको पता है 2022-23 का है। 2 खंडों में खंड ए और ब होगा, जिसमें कुल 13 प्रश्न होंगे, और खंड ए होगा, क्या होगा, उसमें 45 वस्तुपरक होंगे यानी एमसीक्यू होंगे, जिसमें 40 प्रश्न होंगे, आपको आंसर देना है। और उसके बाद में आप लोगों का दोनों जो नेक्स्ट खंड होगा वह वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आंतरिक विकल्प भी होंगे। आपके अनुसार जैसा जो चाहो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो पहला हमारा एक गद्यांश आ रहा है, ठीक है, यानी कि अपठित गद्यांश है। एक बार उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 1 से 10 यानी 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ से, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 10 नंबर का ये गद्यांश है। यहीं से हमें इनके आंसर देने हैं। देखो जल्दी से मैं पढ़ देता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। यानी उपवास और संयम ध्यान रखना। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आप लोग पढ़ो ना तो महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर लेना। आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यक्तेन भुंजिता, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। जिंदगी की 2 सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलता कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो तब भी वह पीछे को पाँव न उठाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, क्योंकि वे आत्मा ऐसी गोदुली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोदुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेलते। कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है? देखो, अंडरलाइन कर देना, यही है एक सीधा सा गद्यांश को पढ़ने का तरीका है। अंडरलाइन करते रहना, और बस फिर क्वेश्चन से सभी के आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया में असली ताकत होती है। जनमत की उपेक्षा करने वाला असली ताकत होती है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। जिंदगी में अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी उसमें पूंजी होती है। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतरम छिपे मौक्तिक कोष को कौन बाहर लाएगा? आप लोग पढ़ते रहना इसे साथ साथ में। दुनिया में जितने भी मजे
बिखरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मान कर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्जरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यानी दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ने की बात यहाँ कही गई है। ठीक है, तो बताइए त्यक्तेन भुंजिता कथन से लेखक के व्यक्तित्व की किस विशेषता का बोध होता है? बताओ किस विशेषता की ओर? परिवर्जन, परिवर्तन, प्रावर्तन या प्रत्यावर्तन? यानी कि यहाँ तो आप लोग यदि शुद्ध शब्द के बारे में पता हो तो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ मेरे पास है पेपर भी आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैंने पहले से ही इसमें अंडरलाइन कर रखा है कि कौन कौन से शब्दों पे अंडरलाइन करनी है आप लोगों को। ठीक है, हाँ तो क्या होगा राइट आंसर? त्यक्तेन भुंजिता कथन से लेखक की व्यक्ति में किस विशेषता का बोध होता है? तो बताए किस विशेषता का बोध होता है भाई? देखो अभी ऊपर आया था आंसर, तो क्या हो जाएगा? परिवर्जन का बोध होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 है मंजिल पर पहुंचने का सच्चा आनंद उसे मिलता है जिसने उसे, यानी मंजिल पर पहुंचने का सच्चा आनंद उसे मिलता है जिसने उसे आनंद की आन से प्राप्त कर लिया हो, पाने के लिए भरसक प्रयास किया हो, हाथ बढ़ाकर मुट्ठी में कर लिया हो, सच्चाई से अपने सपनों में बसा लिया हो। तो क्या है? भरसक यानी कि बहुत ही अच्छे से मेहनत करना पाने के लिए। गोधूली शब्द का क्या अर्थ है अभी? संध्या वेला होगा या क्या होगा? बताइए जल्दी से। गोधूली शब्द का अर्थ क्या है? गोदेनु, संध्या वेला, गगनदूली या गोदली कन्या? तो क्या होता है? मैंने अभी बताया था क्या होता है बेटा? संध्या वेला होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। गोधूली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है दुनिया से? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? व्यवस्था और अभाव में जीने वाले, जीवन को दांव पर लगाने वाले, गायों के खुरों से धूली उड़ाने वाले, क्षितिज में लालिमा फैलाने वाले। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा। गोधूली वाली दुनिया के लोगों से क्या अभिप्राय? तो क्या हो जाएगा? व्यवस्था और अभाव में जीने वाले। क्या ऑप्शन इज राइट आंसर? आ रहा है समझ में? देखो जैसे ही हम लोगों ने अभी गद्यांश पढ़ा था या पठित को, उसके अनुसार हम लोगों को हल करना है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। अभी तो हम लोगों ने बहुत फास्ट पढ़ा था, आपको वहां तो बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो पढ़ना है आप लोगों को, उसके बाद आंसर आपको देना है। गोधूली वाली दुनिया के लोगों से क्या अभिप्राय है? बता दिया अभी, व्यवस्था और अभाव में जीने वाले। नेक्स्ट है जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? यानी जीवन में असफलताएं मिलने पर साहसी मनुष्य क्या करता है? असफलताएं बिना डरे आगे बढ़ता है क्योंकि डर के आगे जीत है। अरे वाह क्या बात है, आंसर यही होगा। पराजय से निपटने के लिए फूंक फूंक कर कदम आगे रखता है। पराजय से निपटने के लिए अपने मित्र बंधुओं से सलाह और मदद के लिए विषय में विचार करता है। असफलता कारण ढूंढकर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ भी चीज देखो, बिना डरे आगे बढ़ता है क्योंकि डर के आगे जीत है। लेकिन देखो सबसे अच्छा कथन कौन सा है? असफलता के बारे में पूछा है तो असफलता का कारण ढूंढकर दोबारा से पुनः, यानी क्या होता है? दोबारा से आगे बढ़ने का प्रयास करना, निरंतर प्रयास करते रहना, यही होता है। जब भी एक बात बताइए, किसी चीज में असफलता प्राप्त हो जाती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उस समस्या का समाधान करना चाहिए कि मुझे असफलता प्राप्त कैसे हुई है, फिर पुनः वापस से बढ़ना है तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। आप कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति साहस की जिंदगी जी रहा है? आप कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति साहस की जिंदगी जी रहा है? जनमत की परवाह करने वाला, निडर और निसंग जीने वाला, शत्रु के छक्के छुड़ाने वाला या भागीरथी पर्यटन करने वाला। तो क्या होगा राइट आंसर? आपको बताया था, भी ऑप्शन में भी आया था, निडर और निसंग जीने वाला व्यक्ति जो होता है वह साहस की जिंदगी जी रहा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को, उसके बाद इनका आंसर देना है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति, देखो आंसर आपका मिल गया, आ गया ना, कंप्लीट हो गया। प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, बात तो सही है। कथन मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य क्या होता है? अर्थ। वह कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य, उद्देश्य, लक्ष्य, वह कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। विपत्ति सदैव समर्थ के समक्ष ही आती है जिससे वह पार उतर सके। तो कौन सा कथन सही होगा? सही पूछ रहे हैं ना? केवल एक, केवल तीन, केवल एक व दो, केवल दो व तीन। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? यानी देखो यहाँ पे
तीसरा देखो एक बार, विपत्ति सदैव समर्थ के समक्ष से आती है। समर्थ के, विपत्ति समर्थ के समक्ष क्या, असमर्थ के समक्ष भी आती है। मैं समर्थ हूं हिंदी के विषय का सब्जेक्ट पेपर हल करने के लिए, आप समर्थ नहीं हो तो आप समर्थ बन भी तो सकते हो, तो विपत्ति किसी के सामने आ सकती है। तो दोनों सही है। परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। मनुष्य अपने दृढ़ लक्ष्य और कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। तो क्या हो जाएगा, 1 व 2 राइट आंसर, एंड सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, जिंदगी के दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। लेखक इसे सिद्ध करना चाहते हैं कि जिंदगी के दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। लेखक इससे सिद्ध करना चाहते हैं कि जिंदगी रंगमंच के कलाकारों के सम्मान व्यतीत करनी चाहिए। मैं जिंदगी में सकारात्मक परिस्थितियां ही आनंद प्रदान करती है। जिंदगी में प्रतिकूलता का अनुभव जीवन उपयोगी होता है। जिंदगी केवल दुख स्थितियों का सामना करवाती है। तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो बताइए, देखो हमेशा एक बार ध्यान रखना, रंगमंच के कलाकारों के समान व्यतीत करना चाहिए ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। सकारात्मक जिंदगी, सकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक नकारात्मक मिलती रहती हैं। जिंदगी में प्रतिकूलता का अनुभव जीवन उपयोगी होता है। तो यही होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? किन को? जो अत्यधिक सुख प्राप्त करते हैं? नहीं, जो सुख दुख से दूर रहते हैं, जो पहले दुख झेलते हैं, जो सुख को अन्य लोगों से साझा करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कहने आपके पास दुख है या आपके पास सुख है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप लोगों को कोई भी सुख, देखो आपको पता है जिंदगी का एक नियम है, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। सुख कम समय के लिए होता है, दुख ज्यादा समय के लिए होता है, सीधी सी बात है। यानी कि ये तो एक लाइफ का हिस्सा है दुख का आना, लेकिन उस दुख का समाधान करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एक क्या है, जीवन का अनुभव है, जिसे हम लोग उसे दूर कर देते हैं। तो जो दुख झेलते हैं उसे ही सुख प्राप्त होता है, उसे सुख का ज्यादा अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि उसे पता है दुख क्या होता है। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्प के अनुसार सही जोड़ा आपको छांटना है। कथन ए है, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्जरी तुम्हारे बहाए ही बह सकती है। जिंदगी रूपी फल का रसास्वादन करने के लिए दोनों हाथों से श्रम करना चाहिए, बातों से मेहनत करना चाहिए। दोनों सही है मेरे अनुसार, तो ए ऑप्शन ही होगा राइट आंसर। यानी दोनों, यानी कि ए, कथन ए और कारण ए दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों आ चुके हैं कि दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ोगे तो रस निर्जरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। और जिंदगी रूपी फल रसास्वादन, रसास्वादन क्या होता है, रसधन आस्वादन, इन रस का पूर्ण रूप से प्राप्त होना, दोनों हाथों से प्राप्त करना, मेहनत करना होता है। अब देखिए आपके पास पद्यांश आ गया। अब ये पद्यांश आपको अर्थ समझ में आए नहीं समझ में आए, बस आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा, देखो यहाँ मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ बता दूंगा, लेकिन वहां तो अपठित पद्यांश आएगा, उसका अर्थ कौन बताएगा तुम्हें? कोई नहीं बताएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग डायरेक्ट इसको पढ़ो, कुछ शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता ठीक है, लेकिन कुछ शब्दों का अर्थ आराम समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी पद्यांश देगा वो अपठित। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बड़ी निर्मम है, वहां हवाओं से उसे बाहर जाने का टोटा है, यहाँ चोगा मोटा है, बाहर बहेलियों का डर है, यह निर्भय कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है, यहाँ कटोरी में भरा जल घटकना है, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी, हर सू जोर लगाएगी, और पिंजरा टूट जाने पर खुल जाने पर उठ जाएगी। सीधी सी है। यानी कि चिड़िया के बारे में किस प्रकार के बाहर स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ती है। पिंजरे के भीतर चिड़िया को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, यानी पिंजरे के भीतर जो चिड़िया होती है उन्हें कौन कौन सुविधाएं प्राप्त होती हैं। खाने की स्वतंत्रता, सम्मान और स्नेह, नीर कनक आवास और सुरक्षा, प्यार पुरस्कार भोजन और आवास, निश्चिंता भय निर्वाह। देखो यहाँ आया सीधी से आया, नीर कनक आवास और सुरक्षा, सीधा सीधा मतलब पद्यांश में आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट आप लोग आंसर बता सकते हैं। नंबर 2 बढ़िए, बाहर सुखों का अभाव है, प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति क्यों चाहती है, यानी चिड़िया मुक्ति क्यों चाहती है, भी क्या कारण है उसका। तो आप लोग देखिए एक बार जल्दी से, फिर मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए।
वह अपने परिवार से मिलना चाहती है, वह आज़ाद जीवन जीना पसंद करती है, वह जीवन से मुक्ति चाहती है, वह लंबी उड़ान, वह आज़ाद जीवन जीना चाहती है, इसलिए वह उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती है। चिड़िया के समक्ष धरती को निर्मम बताने का मंतव्य क्या है? चिड़िया के समक्ष धरती को निर्मम बताने का, भयावह स्थिति उत्पन्न करना, छोटे जीव के प्रति दया करना, बहलिए से बचाव की प्रेरणा देना, जीवन में उपयोगी वस्तुएं जुटाने का संघर्ष दर्शाना। तो चिड़िया के समक्ष धरती को निर्मम बताने का क्या है? मंतव्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? छोटे जीव के प्रति दया करना नहीं, बहलिए का नाम ही नहीं आया, जीवनोपयोगी वस्तु जुटाने का संघर्ष दर्शाना, भयावह स्थिति उत्पन्न करना। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। पद्यांश का प्रतिपाद क्या है? पद्यांश का तात्पर्य क्या है? यानी शीर्षक क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिपाद पूछ रहा है। पिंजरे में पक्षी रखने वाले को सही राह दिखाना, पिंजरे के भीतर और बाहर की दुनिया दिखाना, पिंजरे के पक्षी की उड़ान और दर्द से परिचित कराना, पिंजरे के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताना। तो क्या हो जाएगा इसका प्रतिपाद? बताइए जल्दी से। यानी कि सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि सभी को कहा गया है, अनुच्छेद पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स 14 में लिखा है स्वतंत्रता, यानी सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, समानता का अधिकार है भाई सभी को स्वतंत्रता का प्राप्त करने को, तो स्वतंत्रता का महत्व बताना चाहिए। कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह प्रकृति के प्रति सचेत है, चिड़िया की सुरक्षा चाहते हैं, आजादी के समर्थक है, जन अन्न जल की उपयोगिता बताते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्या है वो? आजादी के समर्थक हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप आराम से पढ़ लेना, उसको आराम से कर सकते हो। ये तो फिर भी अपरित गद्यांश है, इनमें आप लोग आराम से कर भी सकते हो। अब हमारी पुस्तकें स्टार्ट होगी ना, जब हमें आंसर देने में मजा आएगा आप लोगों को भी। देखो एक और अथवा में है, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। हाँ है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मैं है उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से ही होते, छेदकर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वसन वस्त्र, प्यार डूबी तितलियों पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन या होता शरीर, फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन का कसर। तो काव्यांश, यह काव्यांश किससे संबंधित? अभी फूल और तितली से, फूल और पौधे से, पौधे और चांदनी से, बड़प्पन की पहचान से। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं आया तो काव्यांश का प्रतिपाद क्या है भाई? जल्दी से बताइए मुझे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हो जाएगा डी ऑप्शन, इन बड़प्पन की पहचान से, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सद्गुणों के कारण ही मानुष प्रेम का पात्र बनता है, अच्छे गुणों के कारण मानुष प्रेम का पात्र होता है, परिवेशगत सम्मान सदैव अव्यवस्था को जन्म, अव्यवस्था नहीं देती भाई, भौगोलिक परिस्थितियां प्राकृतिक भिन्नता का कारण नहीं है भाई, एक ही सही है बेटा इसमें, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इस काव्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है अभी? मनुष्य के कर्म उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं, समान परिवेश में रहते हुए मनुष्य पर समान आदर पाते हैं, किसी भी कुल में जन्म लेने से ही मनुष्य बड़ा हो सकता है, समान पालन पोषण होने पर अलग व्यक्तियों के स्वभाव समान होते हैं। तो इस काव्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? बताइए जल्दी से, क्या होगा हमारा राइट आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ तो बताइए, कहीं आया क्या मनुष्य कर्म उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं? कहीं आया हो तो बताइए जल्दी से मुझे। हाँ बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के कर्म ही उसे क्या दिलाते हैं? प्रसिद्धि दिलाते हैं। मनुष्य की कोई भी कार्य करेगा, देखो आप अच्छे कार्य करोगे तो प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आप बुरे कार्य करोगे तो आपको प्रसिद्धि कहां से मिलेगी? गालियां मिलेंगी, सीधी सी बात है। और हमें अच्छा कर्म करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है, फिर हमारी प्रसिद्धि अवश्य हो जाएगी। नेक्स्ट, फाड़ देता है किसी का वसन। मैंने बताया था ना अभी वसन का अर्थ मैंने बताया भी था, याद हो तो वस्त्र, और तन का अर्थ मैंने बताया था शरीर, याद है क्या?
कवितानुसार फूल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? भंवरों को अपना रस पिलाता है, तितलियों को अपनी गोद में खिलाता है, फल बनकर पशु पक्षियों और मनुष्यों का पेट भरता है, सुरों के शीश पर सोता है। तो बताइए क्या होगा इनमें से फूल कौन सा कार्य नहीं करता है? आपको बताना है कि फूल कौन सा कार्य नहीं करता है। फूल कभी फल बनता है क्या? बताइए जल्दी से। है पशु पक्षियों मनुष्य का पेट भरता है, यानी यह कार्य नहीं करता। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो ये तो गद्यांश समाप्त हो गए। अब हमें हमारी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से आ चुके हैं। अब आपको पढ़ाई की है अच्छे से, यदि आपने मेरे सभी सेशन लिए हैं तो आप लोग कर सकते हो। अभिव्यक्ति और माध्यम से स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है। क्या है सहज प्रवाह के जरूरी? मुद्रित माध्यमों को के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी क्या है? तारतम्यता, उपलब्धता, एक रेखीयता या साध्यता? क्या चाहिए? तारतम्यता, यानी कंटिन्यू लगातार पढ़ते हुए रहना चाहिए हमें, तारतम्यता होनी चाहिए। संबंधित घटना की दृश्य बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना क्या कहलाता है? यानी कि संबंधित घटना के दृश्य बाइट और ग्राफिक द्वारा खबर को प्रस्तुत करें। दृश्य बाइट भी है हमारे पास और ग्राफिक्स भी है, दोनों चीजें, यानी कि चित्र भी दिखाते हैं और उसको भी दिखा रहे हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? एंकर बाइट कहा जाता है बेटा। क्या हो जाएगा? एंकर बाइट, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नहीं बाइट नहीं है, बाइट तो आ रहा है, ग्राफिक्स आया तो एंकर पैकेज, सॉरी एंकर पैकेज हो जाएगा बेटा, एंकर पैकेज। देखो बाइट आता तो एंकर बाइट होता, लेकिन ग्राफिक्स भी आ रहा है, चित्र भी दिखा रहा हूँ, साथ अपने अलग से चित्र दिखा रहा है, तो वो एंकर पैकेज हो जाता। 6 ककार के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। यही है बेटा, क्योंकि मैंने बताया था ट्रिक्स में याद रखना कि क्यों कैसे को याद रखना, क्यों और कैसे वो अंत में आते हैं दोनों, क्यों और कैसे विवरणात्मक के अंतर्गत आते हैं ना। और ये प्रथम जो 4 होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, ए ऑप्शन सही है बेटा इसमें। तो नेक्स्ट, कॉलम क और ख को मिलाना है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। बीट रिपोर्टिंग कौन करता है? अभी बीट रिपोर्टर पत्राचार होता है तो संवाददाता करेगा। 2 ऑप्शन। फीचर कौन लिखता है? फीचर कैसा होता है? कथात्मक होता है। कारोबार कौन करता है? निवेशक होता है। खेल कौन होता है? घुटने टेकना हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ भी है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए, फीचर कथात्मक होता है तो 2 में 4 देखो है, ये आ गया। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है फीचर्स के बारे में, पत्राचार के बारे में। आप लोग एक बार अड्डा 24 लिंक में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग प्रत्येक चीज को आप लोग देख सकते हैं। विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी क्या है? विशेष लेखन के लिए क्या जरूरी है? चीलोडान, शब्द विवेक, गिद्ध दृष्टि, पक्का इरादा, शब्दावली और उपलब्धियां, प्रभावशालीता और बुद्धिमत्ता। यानी क्या होना चाहिए? यानी कि हमारे पास शब्द अच्छे होने चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्द अच्छे होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग प्रत्येक चीज को यदि पढ़े ना तो उसे हमें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। और समझ में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी चीज को हमें केवल उसे देखना पड़ता है कि हाँ इसमें ऐसा है या नहीं है। तो कैसा होना चाहिए हमें उसको पढ़ते समय? बताइए जल्दी से। तो विशेष लेखन में क्या होना चाहिए? चील के समान उड़ान, ऊंची उड़ान, गिद्ध दृष्टि, पक्का इरादा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ख ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से करिए, फिर उसके बाद हम लोग बाद में, अब तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को पता चल जाए कि पेपर आपका कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग आसानी से इसको एक दिन और अलग से पढ़ेंगे पीपीटी के माध्यम से। तो आप लोग अब देखो, ये आ गया पठित गद्यांश आपका। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, बोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नागार्जुन कविता है ना। बहुत काली सील जरा से, लाल केसर से, उषा कविता याद हो तो आपको। जैसे कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो जादू टूटता इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। यानी उषा कविता ना, जिसमें पूर्वोदय से पहले जो परिवर्तन में हर पल जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाया गया। तो कवि क्या कह रहा है? प्रातः जो सुबह का जो आकाश था वह बहुत ही नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है, नीले शंख जैसा। तो यहाँ उपमा अलंकार है, यानी क्यों? हाँ, आकाश को नीले शंख के समान बताया जा रहा है। जो जहाँ कर्मधारय समास होता है ना, वहाँ हमारा उपमा अलंकार माना जाता है, केवल रूपी को छोड़ करके।
भोर का नभ राख से लिपा हुआ और सुबह सुबह आकाश कैसा लगा नजर आ रहा है हमें, जैसे कोई सुबह सुबह स्त्रियां उठ करके ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, अपने आंगन को लीप देती हैं चिकनी मिट्टी से। तो ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि वातावरण में नमी होती है सुबह सुबह, तो ऐसा गीला गीला चौक हमें दिखाई दे रहा है। बहुत काली सीर जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, ऐसा लग रहा है कि जो आकाश होता है, अब यहाँ देखो क्या कर दिया, यहाँ पर आकाश को एक काली चट्टान जैसे बताया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि आकाश है ना एक बहुत ही काली चट्टान है, और उस पर ऐसा लग रहा है किसी ने लाल केसर डाल करके उसे क्या कर दिया, वो धो दिया वो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चौका भी हम मानवीकरण अलंकार कर दिया गया। आकाश को कैसा बताया गया है, एक स्लेट के समय, काली स्लेट के समान बताया गया है, और बच्चे एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के द्वारा हाथ से लाल खड़िया चौक उस पर मल दी हो किसी ने, ऐसा नजर आ रहा है। नीले जल में किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी कि नीचे एक जल में एक गोरे रंग की बदन की स्त्री खड़ी हुई है, और उसमें क्या है कि जब सूर्योदय की सूर्य किरणें सफ़ेद सफ़ेद किरणें पड़ती हैं तो वह पानी में गिरती हैं, तो वो किरणें ना नीले जल में हिलती हुई नजर आती हैं, नीली नीली किरणें नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है किसी गोरे रंग की स्त्री का शरीर जैसे कि हिल रहा हो। जादू टूटता उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, जैसे सूर्योदय उदय हुआ तो उषा का प्रकृति का हल पर जो परिवर्तन हो रहा था वह टूट चुका है। नील जल में किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है, यानी देखो नील जल में किसी की घोर झिलमिल देह में जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है, तरलता, निर्मलता, उज्ज्वलता, निर्मलता का सुंदरता दिखाई दे रही है ना। नीले नभ में उदास होता हुआ सूर्य किसके समान प्रतीत हो रहा है, नीले नभ में, नीला आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसके समान प्रतीत हो रहा है, शंख जैसा, गौर वर्णीय सुंदरी जैसा, सिंदूर जैसा, या नीले जल जैसा। बताइए जैसा क्या हो रहा है, सूर्य तो उदय हो रहा है तो कैसा नजर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, सुंदर स्त्री जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमें इसके समान बताना है, गद्यांश के रूप में बताना है, गौर वर्णीय सुंदरी जैसा हमें दिखाई दे रहा है। इस काव्यांश में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है, उषा का कैसा चित्र उपस्थित किया है, शब्द चित्र क्या है, रेखा चित्र क्या है, छाया चित्र क्या है, भीति चित्र क्या है, बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो शब्द चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, शब्द चित्र किया है ना जिसे कहते हैं बिंब, और बिंब को क्या कहते हैं, इमेज, आपको याद हो तो चित्र जिसे कहते हैं। अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि आपको अलंकार बताना है यहाँ पर, बहुत नीला सिंह जैसे, तो मैंने बताया तो उपमा अलंकार है, तो सही बताना है, तो ये सही हो गया यहाँ पर। तो ए ऑप्शन, और भी देख लेते हम लोग कहीं और एक दो, कहीं ए ऑप्शन बी ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कहीं, नहीं ए ऑप्शन सही है, उनको देखो मत आप, छोड़ दो। कवि भोर को राख से लिपा हुआ चौका कहना प्रतिपाद करता है कि भोर का नभ है। भोर का नभ कैसा बताया गया, अभी आभा से चमकृत कर रहा है, रात के समान गर्म हवा फैला रहा है, सफेद नीले वर्णों का अद्भुत मिश्रण है, नए परिवर्तन व आयामों का प्रतीक है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, बता दो जल्दी से। देखो भी आपने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। मैंने पूरी उषा कविता पढ़ाई हुई थी, आपको पता है ना। तो बताइए कैसा नजर आ रहा है, कवि द्वारा भोर को राख का लिपा हुआ चौका कहना, सफेद और नीले वर्णों का अद्भुत मिश्रण, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी गया ऑप्शन, ठीक है। अब आ गया आपका पठित पद्यांश आ गया है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते हैं। देखो बहुत अच्छे से पढ़ना इसको, बहुत छोटा सा है, इसको अच्छे से पढ़ना। कालिदास सौंदर्य बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते हैं। दुख हो कि सुख हो, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते हैं। दुख हो या सुख हो, वह निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है, इक्षुदंड गन्ने का रस। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते हैं, क्योंकि कालिदास कैसे बताया गया है, अनासक्त बताया गया है। कुछ से इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत, यानी आधुनिक कवि में कालिदास जैसा किसे बताया, पंत को बताया गया। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति है, और यह रविंद्रनाथ टैगोर में भी यह दिखाई देती है। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अवरवेदी क्यों न हो, उसकी विशिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यही नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो जाए। एक जगह उन्होंने लिखा है राजोद्यान का बारे में, सिंह द्वार में कितने अवरवेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो जाए। गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। तो बताइए क्या होगा। कालिदास की सौंदर्य दृष्टि कैसी है, स्थूल बाहरी
स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण, आसक्ति और आडंबर और अतिक्रम अवरवेदी। नाम आया है ना अवरवेदी का, आया नहीं आया बताइए जल्दी से, आया ना। तो कैसे है, छोटी यानी कि सूक्ष्म भी है और संपूर्ण भी है, ये ध्यान आपको रखना है, यानी सौंदर्य दृष्टि बताना है, सूक्ष्म भी है और संपूर्ण भी है। नेक्स्ट है, कौन से गुण के कारण कालिदास, सुमित्रानंद पंत, रविंद्रनाथ टैगोर कविताओं में न्याय कर पाए हैं? तो कैसे हैं, गंतव्यता, निर्दलीयता, कर्षिवलता, तटस्थता। इन तटस्थ रहे तभी तो ये सब कार्य होगा, या हो सकता है नहीं हो सकता बिना किसी कारण से, हो सकता है क्या, तटस्थ हैं तीनों के तीनों, ध्यान रखना, कालिदास, पंत और कविवर रविंद्रनाथ। फूलों और पेड़ों में हमें जीवन की रिक्त स्थान की प्रेरणा मिलती है, यानी फूलों और पेड़ों से हमें क्या मिलती है, निरंतरता, भावपूर्णता, समानता, अतिक्रमणता। बताइए क्या मिलती है, बताइए जल्दी से, निरंतरता मिलती है, भावपूर्णता मिलती है, समानता मिलती है, बताइए जल्दी से क्या होगा। तो क्या मिलती है बेटा, निरंतरता हमें प्राप्त होती है, ध्यान रखना है आप लोगों को, निरंतरता, फूलों और पेड़ों से हमें क्या मिलती है, निरंतरता प्राप्त होती है। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आप लोगों को, फिर आंसर आपको देना है। पुष्प या पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं कि सौंदर्य अंतिम नहीं है, बात तो सही है। भारतीय शिल्पकला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, सही है भी, विभिन्न कवियों ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात की पुष्टि की है, बात तो सही है, दोनों सही है बेटा, दोनों सही है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। पुष्प पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं कि सौंदर्य अंतिम नहीं है, बात तो सही है। तो भारतीय शिल्पकला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, विभिन्न कवियों ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन इसका और इसका तो बैठ ही नहीं रहा, मेल ही, ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, इसका मेल तो बैठना चाहिए ना, मेल नहीं बैठ रहा, तो कारण गलत है, ए सही है और ए कारण गलत है, डी ऑप्शन होगा बेटा, डी ऑप्शन। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। कला की कोई सीमा नहीं होती, कला की कोई सीमा नहीं होती, बात तो सही है, कोई सीमा नहीं होती, कोई मतलब सीमा होती है, यानी कहते हैं ना कि कमी होना। शीरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत के समान कहा गया है। कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवियों के साथ दिखाई गई है, आधुनिक काल यानी पंत के समान दिखाई गई है, बात ये भी सही है, तीनों सही है बेटा, 1 2 3 तीनों सही है, पर तीनों नहीं है इसमें, तो 1 और 2, 2 भी सही है, 3 भी, ये 1 और 3 सही होगा बेटा, फिर डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आगे आपकी वितान भाग 2 पुस्तक है, वहां से सिल्वर वेल्डिंग, सोंदलेकर साहब, याद है क्या, सोंदलेकर साहब याद हो तो आप लोगों को। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना आप किसे मानेंगे, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, हास्य पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी अंतराल, सिल्वर वेल्डिंग के परिणाम। तो क्या होगा, हास्य पर धकेले जाने वाले मानवीय मूल्य, बी ऑप्शन। सिल्वर वेल्डिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का क्या अर्थ है, पाश्चात्य विचारधारा के संदर्भ में, परिवार की संरचना के संदर्भ में, किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में, या सुधर बाबू की नियुक्ति के संदर्भ में। जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, है ना। तो वाक्य का अर्थ क्या है सिल्वर वेल्डिंग में, यानी दोनों चीजों को बालता है, वो पाश्चात्य विचारधारा को और किशनदा के अंतर्गत। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, एक बार देखिए जल्दी से। देखो जो वो क्या कहते हैं, जो हुआ होगा, संप्रीत जिसे कहते हैं ना, हाँ, तो वो जो हुआ होगा शब्द किनके लिए लिया है, यदि हम दोनों की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, किशनदा की मृत्यु पर संदर्भ में कहते हैं जो हुआ होगा, क्योंकि वही इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलाना चाहते हैं, क्योंकि गुड़ का पैसा अधिक मिलने के लिए, गुड़ की ज्यादा कीमत मिलने के लिए, सी ऑप्शन। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा, मराठी भाषा में लिखा गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। लेखक आनंद यादव की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक पिता कैसे घुर्राता है, जंगली सुअर के समान घुर्राता है, ठीक है, सी ऑप्शन। सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता छोटी होते हुए भी महान थी, राजतंत्र स्थापित नहीं बेटा, राजतंत्र स्थापित नहीं था, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महाकुंड स्तूप में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं, बात तो सही है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में सूत की कताई बुनाई रंगाई भी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था अत्यंत बुरी है, नहीं बेटा। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। तो मोहनजोदड़ो से नीला नरेश सिर का मुकुट बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा और तीनों चीज सही है। 1 2 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। देख लो एक बार, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़िए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए मुझे भी। हाँ, जल्दी से बताना है आप लोगों को। देखो अभी आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, मेरी तरफ से आपकी आरो भाग 2 किताब भी समाप्त हो चुकी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, ये भी सही है, उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं, सीधी बात है। सूत कताई भी होती है, बुनाई रंगाई सब होती है, और नरेश का सिर मुकुट का बहुत छोटा है, ये भी बात सही है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। राखलदास बनर्जी कौन से पुरातत्ववेत्ता थे, भी सीधी सी बात है, पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से, आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था अलग अलग से इन कथनों को, तो जब मैंने सारांश पढ़ाया था पाठ का। जूझ कहानी लेखक में किस प्रवृत्ति को उद्घाटित होती है, संघर्षमय प्रवृत्ति, वेरी गुड, संघर्षमय प्रवृत्ति सही है, डी ऑप्शन। किशोरदा की रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए, यानी किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए। तभी यशोधर बाबू की पत्नी किशनदा से नाराज थी, वो तो हमेशा नाराज रहती थी, वो तो सैनी बुडियल कहते थे ना, एक वाक्य भी याद हो तो। यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था। किशनदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा, जिसे किशनदा ने स्वीकार नहीं किया। नहीं बेटा, वे अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सॉरी बेटा, हाँ पढ़िए जब तक आप लोग थोड़ा सा, हाँ आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा खंड कै। इसका मतलब हम लोगों ने एमसीक्यू देख लिया है, यानी 40 मार्क्स का हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं, देखो प्यारे बच्चों, मैंने पूरी आरो भाग 2 पुस्तक करवा दी है, और देखो जैसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाओगे ना, या लिंक पे मिल जाएगा आपको, मैं अपलोड करवा दूंगा, लिंक भी आपको डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वैसे भी आप लोग क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल में जाना है। प्लेलिस्ट बनी है अलग अलग से, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना सारे के सारे चेक कर लेना। मैंने प्रत्येक चैप्टर का विवरणात्मक क्वेश्चन में कराया, उसके बाद में एमसीक्यू भी कराया, और एमसीक्यू में अलग से आपको प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, और वो प्ले लिंक मैं यहाँ डलवा भी दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं क्या, विवरणात्मक क्वेश्चन थोड़ा बहुत बता दूंगा, फिर हम अच्छे से, तो एक दिन पीपीटी बना के लाऊंगा अलग से 2-4 दिन बाद में, तब तक आप लोग इसको देखते रहिएगा। कहानीकार द्वारा कहानी के प्रसंगों या पात्रों के मानसिक द्वंद्वों के विवरण में दृश्य की नाटकीय प्रस्तुति में काफी समस्या आती है। इस कथन संदर्भ में नाट्य रूपांतरण किन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि अभियुक्त माध्यम। देखो किन चुनौतियां, देखो नाटक लिखने के लिए हमें ऐसे दृश्य उपस्थित करने चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है उसको रसास्वादन आए। बिना रसास्वादन के नाटक पूरा कभी भी नहीं होता। और ऐसा हमें नाटक लिखना, हमें जब कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा पता होना चाहिए जो पात्रों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उन पात्रों के मध्य सामंजस्य होनी चाहिए, उनको प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा होना चाहिए, उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। रेडियो श्रव्य माध्यम है, यह ध्वनि के माध्यम से संप्रेषण करता है, इसलिए नाटक में ध्वनि संकेतों की विशिष्ट महत्व है। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता स्पष्ट करती है 3 बिंदुओं का। देखो रेडियो माध्यम श्रव्य माध्यम है, लेकिन हमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां केवल हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, हम बोल करके समझा सकते हैं। किसी भी चीज की शब्द हो, भाषा पहली सीधी बात है सरल और सहज होनी चाहिए। कुछ शब्दों के मध्य इतना गैप होना चाहिए कि सामने वाला समझ भी चाहिए, ऐसे नहीं कंटिन्यू आप लोग बोलते रहो, सामने वाला समझ नहीं रहा है, जो श्रोता है वो समझ भी नहीं रहा है। और लेखन शैली के साथ साथ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज को समझाते समय कोई भी अंक आ रहा है, अंकों में कोई संख्या आ रही है, तो हमें उसे हिंदी में, जैसे कि 1013 है तो ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं बोलेंगे हम 1013, तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे 1013 न बोल करके 1013 हम डायरेक्ट बोलेंगे, तो सामने वाला उसे समझ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भाषा सरल में सहज होनी चाहिए। कुछ शब्दों का प्रयोग क्रय विक्रय की जगह हमें खरीद फरोख्त का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आमचल में आम भाषा में चल रही हो, और अंकों के स्थान पर हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रटंत कुटेव को बुरी लत क्यों कहा गया है, क्योंकि बात सीधी है। यदि हम रटंत लुक, यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैंने जो लिखा है उसको आप रट लोगे तो आपकी मौलिकता गायब हो जाएगी, आप नए अपने सुझाव उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नए और अप्रचलित लेख लिखना चाहिए। इनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, नए नए लेख पढ़ना चाहिए, नई नई कहानियां पढ़नी चाहिए, नए नए उपन्यास पढ़ने चाहिए, नई नई जो भी समाचार पत्रों में आ रहे हैं वो कथन हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी रटंत विद्या दूर हो जाएगी। मैं समझा दूंगा, मैं बनाकर लाऊंगा पीपीटी, चिंता मत करो। समाचार शैली की एक विशेष शैली है, इस शैली को नाम बताते हुए देखो, समाचार शैली की विशेष शैली है, बात तो सही है, जो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाती है, जिसे 3 भागों में बांटा गया। इंट्रो, एक तो इंट्रो है, जिसे मुखड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बॉडी है, जिसे निकाय भी कहा जाता है, और फिर है समापन, और ऐसे चित्र बनता है, ऐसे इंट्रो, बॉडी या निकाय और समापन। सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना होती है वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, उसके बाद उसे कम महत्वपूर्ण, फिर कम महत्वपूर्ण, फिर कम महत्वपूर्ण, ऐसे ध्यान रखना है। प्रथम 2 में 3 या 4 कारकों का प्रयोग किया जाता है, अंतिम में हम लोग 2 कारकों क्यों और कैसे का प्रयोग करते हैं। बीट रिपोर्टिंग सामान्य विशेषीकृत रिपोर्टिंग मंत्र बताइए। बीट रिपोर्टिंग क्या होता है, बीट रिपोर्टिंग को केवल कम महत्वपूर्ण जानकारी होती है ना, जो थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है ना वो भी चल जाती है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्ट में, यानी कि बीट रिपोर्टिंग करने वाले को संवाददाता कहा जाता है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग वाले को विशेष संवाददाता कहा जाता है। बीट रिपोर्टिंग करने वालों को बस सामान्य जानकारी, उस क्षेत्र की सामान्य जानकारी हो तो भी चल जाता है, लेकिन इसमें बारीकी से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए उस क्षेत्र के बारे में, उस घटना के बारे में, और हमें उसे दृश्य के साथ साथ हम लोग उसे उपलब्ध करवाना चाहिए पाठकों को। फीचर क्या है, फीचर एक सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर को परिभाषित करते हुए फीचर में किन्हीं 3 विशेषताओं को ले कीजिए। देखो फीचर्स क्या करता है, पहली बात तो हमें फीचर्स में क्या होता है, समाचार शैली में जब हम कोई समाचार लिखते हैं तो हम अपनी राय नहीं लिख सकते, लेकिन फीचर्स में हम अपनी राय लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यह शिक्षित करने के साथ साथ में मुख्य रूप से मनोरंजन करने का भी कार्य करता है। इसमें एक कमी है, क्या कमी है, केवल ये हमें तात्कालिक घटना से अवगत नहीं कराता, ये आपको ध्यान में रखना है। आत्म परिचय आ गया हरिवंश राय बच्चन जी का। कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों को सामने से बिठाने की बात की है। देखो कवि कोई संसार से प्रेम नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं आ रही थी अपना भार खुद ढो रहा था। दूसरी बात, उसे प्रेम पूर्वक संसार पसंद था, ऐसा परिवार पसंद नहीं था जो ईर्ष्यालु एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो लोग, ठीक है। नंबर 3, उन्होंने बात की है कि मैं युवा अवस्था में मैं दीवाने के रूप में इस संसार से सम्मान पाना चाहता हूं, कवि के रूप में नहीं पाना चाहता हूं। और कवि यह भी कहता है कि कवि को यह जीवन पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह इसमें मस्त रहने की बात करता है, प्रेम की बात करता है, लोगों का दिल बहलाने की बात करता है, और कहता है कि मैं ऐसा संसार रोज मिटाता हूं और बनाता हूं, लेकिन मैं अपनी कल्पना के द्वारा मुझे जो संसार पसंद है, जो प्रेम का है, ऐसा संसार मुझे चाहिए। रस का अक्षय पात्र, कवि ने रचना क्रम में किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। देखो रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है, छोटा मेरा खेत, याद है, छोटा मेरा खेत कविता है, उसमें कवि ने रस का अक्षय पात्र किसे कहा है, एक चौकोर कागज को, उस पर कुछ समय में ही एक कविता लिख देता है। और कवि ने कहा है कि जब किसी भी खेत में कोई किसान है वो 5-7 किलो बीज डालकर 40 मन बीज प्राप्त कर लेता है, 40 मन गेहूं प्राप्त कर लेता है, तो उस फसल काट कर उसका आनंद, उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैंने एक कुछ समय में जो शब्दों के माध्यम से जो फसल बोई है, अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं के द्वारा जो मैंने रसायन इसमें घोले हैं, इसे यह एक रस का पात्र है, जिसको जितना पढ़ोगे ना उतना ही रस प्राप्त होगा।
आज हम जितना उसे पढ़ रहे हैं, हमें जितना रस प्राप्त हो रहा है, आने वाली पीढ़ी को भी उतना ही रस प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आने वाली पीढ़ी को कम रस प्राप्त होगा। इसे जितना पढ़ोगे उतना ही रस आपको मिलता रहेगा, रसास्वादन कराती रहेगी कविता, इसमें से कभी भी रस समाप्त नहीं होगा। इसीलिए अपनी कविता को ने रस का अक्षय पात्र कहा है। रस का अक्षय पात्र होता है जिसमें कभी भी अनाज खत्म ना हो, उसे कहा जाता है। विप्लव राव से ही छोटे शोभा पाते, विप्लव से क्या तात्पर्य, उषा कविता है, याद है क्या, उत्साह निराला जी का। लेकिन ये यहां से नहीं, ये बादल राग कविता है हमारी, जो अनामिका में बादल राग जो 6 खंडों में प्रकाशित है, अनामिका काव्य संग्रह में, वहां से लिया गया है। विप्लव रवि छोटे शोभा पाते, पंक्ति विप्लव से क्या तात्पर्य, विप्लव से तात्पर्य क्रांति है, विद्रोह जिसे कहते हैं। छोटे ही शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब जब क्रांति हुई है, जब जब शोषक वर्ग का भला हुआ है, और जब जब देश में क्रांति हुई ना प्यारे बच्चों, जब जब देश में किसानों को एक सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए एक जिजीविषा जगी है, उन्हें कड़ी मेहनत करने की एक उत्साह का जागृत हुई है उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब जब क्रांति होती है ना, तो छोटे पौधे ही शोभा पाते। कहने का तात्पर्य गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग ही शोभा पाते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ खोने को नहीं है, कुछ भी हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। डरते कौन है, शोषक वर्ग है, जो महाजन वर्ग है, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि जो बीज हमने डाला है वह अंकुर फूटकर, यानी कि पृथ्वी का शरीर चीर करके जब वह आकाश की तरफ देखता है तो क्रांति हो रही होती है, तो वह भी कहता है कि मैं भी वातावरण देखना चाहता हूँ भाई, जल्दी से अब बादल बरसिए, क्रांति के रूप में आइए और मुझे भी बाहर निकालिए। यानी गरीब जिस प्रकार से जिजीविषा जग जाती है, उसी प्रकार मैं भी इस सारे वातावरण को कड़ी मेहनत के साथ मैं भी देखना चाहता हूँ। अब आपका पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ाने का कैसा संबंध है। देखो बच्चों को पतंग बहुत ही प्यारी लगती है, मधुर लगती है, बहुत अच्छी लगती है उनको पतंग उड़ाना। वो भी पतंगों के साथ साथ उड़ रहे होते हैं, उन कल्पनाओं की सहायता से उड़ रहे होते हैं। उनके पैरों से मृदंगों की आवाज आ रही है, वो इस रास्ते कभी छत के किनारे चले जाते हैं, कभी उनको पतंग के सारे उड़ा रहे होते हैं, वो उनको गिरने से जो भय रहता है वो भी पतंग उसे उड़ा लेता है। कहने का तात्पर्य क्या, सीधी सी बात है, सीधे सा लिखोगे, पतंग बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, वह पतंगों के सारे अपनी कल्पनाओं के सारे पतंग के साथ उड़ने की कोशिश करते हैं, पूरे आसमान में छूने की कोशिश करते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे आकाश में छूने की कोशिश करते हैं, वैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की लालसा रहती है। यानी कि पतंग जब छत से गिरने की उन्हें आशंका भय रहता है तो वह पतंग उन्हें बचा लेती है। तो इस प्रकार बातें आप लोग लिख सकते हैं। बात और भाषा का परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। तो आपको बताया था ना कि भाषा, कवि कहता है कि मेरा कथन बहुत सीधा था, मैं एक सरल सीधी भाषा में उसको लिख सकता था, लोगों को, पाठकों को समझा सकता था, लेकिन मैं भाषा के चक्कर में, बनावटी भाषा के चक्कर में मैं फंस गया और अपनी बात को मैं उलझा दिया। इन दोनों में एक गहरा मित्र होता है, भाषा और बात में बहुत ही गहरा होता है, यानी इनका इतना एक गहरी दोस्ती के समान होता है। जिस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कोई समाचार पत्र को संवाददाता ही लिख सकता है, उसी प्रकार इनकी दोस्ती भी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं, उदाहरण भी दें तो एक गहरे मित्र की जगह, यानी कि आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, आप थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा देख लेना आप लोग एक बार। कवितावली के छंदों के आधार पर बताइए तुलसीदास अपने युग की आते हैं। देखो कवितावली में तुलसीदास जी ने कहा है, इस विश्व में या इस संसार में जितनी भी आर्थिक विषमता वो बेरोजगारी कारण फैली हुई है, गरीबी कारण। और इस बेरोजगारी गरीबी को उपमान किससे दिया है, रावण से दिया है, दशानन से दिया है। और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने पेट की पूजा करने के लिए कभी कभी अपने संतानों को बेच देता है। उसे यह पता नहीं होता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ या अधर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसे पेट की पूजा करने के लिए ही कार्य करना पड़ता है। कोई शिकार खेलता रहता है दिन भर, कोई नई नई कलाएं सीखता है, नई नई विधाएं सीखता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो देखा है यथार्थ रूप से वही लिखा है, कोई कल्पना का सहारा नहीं लिया। इसलिए तुलसीदास जी को आर्थिक विषमता की हम कह सकते हैं उस समय उनको जितनी जानकारी थी उतनी किसी को भी नहीं थी। दे ले लो बाजार किसी लिंग जाति धर्म का नहीं है। देखो ये आ गया बाजार दर्शन जिनेंद्र जी का। तो कहा जाता है ना कि बाजार यह नहीं देखता कि लड़का है लड़की है, मेल है फीमेल है, या हिंदू है मुस्लिम है, वह तो उनसे तो क्रय शक्ति से मतलब होता है, ठीक है ना। जितना आप लोग के पास पावर शक्ति होगी उतना ही आप बाजार आपको लूटेगा, सीधी सी बात है। बाजार यही कहता है आओ मुझे लूटो, मुझे देखने में अर्ज क्या है, मैं तुम्हारे लिए बना हुआ हूँ। तो बात सीधी सी यही कहा गया कवि ने यहाँ पे।
कहानी में किस किस मोड़ में लोटन सिंह के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। 9 वर्ष की अवस्था माता पिता की मृत्यु हो जाना, विधवा सास द्वारा उनका पालना और गांव द्वारा विधवा सास को परेशान करना, 2 बच्चों की मृत्यु के बाद पत्नी का स्वर्ग सिधार जाना, फिर उन 2 बच्चों को पालना, पहलवान में चांद सिंह को हरा करके फिर राजा का एक दरबारी बनना, बहुत अच्छा था। 15 साल तक उनका जीवन बहुत अच्छा सा बहता है, सोने में सुगंध जैसा 4 चांद लग जाते हैं। फिर नए विलायत का आ जाना, नए विलायत से रहने राजा का आ जाना, फिर गांव के बच्चों को ही कुश्ती सिखाना, फिर वो भी रह जाते हैं, वे कुछ खाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा तो कुश्ती करके क्या करेंगे। फिर अपने दोनों बच्चों को कुश्ती सिखाना, फिर वो भी हैजे की बीमारी, हैजा और मलेरिया की बीमारी फैली हुई थी, तो उन हैजे की बीमारियों से दोनों बच्चे मर जाते हैं। फिर उन दोनों को नदी में बहाने के बाद में फिर पूरी रात ढोलक बजाना, तो इस पर और खुद की फिर बाद में कुछ दिनों बाद बच्चे की 4-5 दिनों के बाद में खुद की हैजे से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन है। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी भुखमरी का एक ही कारण कैसे बनती है। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपको याद हो तो अंतिम चैप्टर संख्या 18 है, तो उनमें बताया गया जाति प्रथा बेरोजगारी है। बात तो सही है, बच्चा पेट में होता है जब उससे पहले ही उसके माता पिता उसका कार्य तय कर देते हैं कि उसको यही व्यवसाय करना होगा, लेकिन वह भूखों ही मर जाए ना तब भी उसे अपने उस व्यापार में बदल नहीं सकता वो। तो सबसे बड़ी गुलामी, सबसे बड़ी बेरोजगारी तो यही है। एक बात बताइए, नाई का बेटा क्या बाली काट सकता है? क्या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, मास्टर नहीं बन सकता? बन सकता है भाई, लेकिन पहले जाति प्रथा के अनुसार, जाति धर्म लिंग के अनुसार, हिंदू मुस्लिम के अनुसार, कहते हैं अपनी जात के अनुसार पे कार्य करना पड़ेगा। पहले था, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। अब आ गया सीरीज के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। जो लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? क्योंकि हमें इससे ऐसी शिक्षा मिली है कि है गर्मी में भी प्रचंड धूप में भी खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी लगन से अपने एम के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति लगना चाहिए। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी को एक लक्ष्य था कि मैं भारत देश को आज़ाद कराऊंगा, स्वतंत्र कराऊंगा, तो वो डटे रहे, चाहे उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा, चाहे कितनी भी लाठियां खानी पड़ी हो। वैसे सीरीज का फूल है, यानी जब तक वह उसके फूल नहीं जड़ते हैं, जब तक दूसरा फूल आगे उन्हें धक्का नहीं मार देता है। तो इसी प्रकार हमें डटे रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कर्म की इच्छा नहीं, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए हमें। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली के नाम से किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप में इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती है? याद है आपको? याद है क्या? 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे अर्धनग्न होकर केवल एक कच्छा जैसे लंगोटी पहनते, वो पहन करके बोलो गंगा मैया की जय, माँ तुम्हारे दरवाजे पर इंद्र सेना आई है, पानी दे। तो वो लोग क्या करते हैं, जब आषाढ़ का आधा पखवाड़ा बीत जाता है तो वो लोग बचा कुचा पानी उनके सर पे डाल देते हैं, जिससे वो लथपथ हो जाते हैं और कीचड़ में ही लोटपोट करते हैं। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको मेंढक मंडली कहा है। और इंद्र सेना इसलिए कहा है कि हम लोग, जैसे ही लेखक की जीजी है, कहती है कि हम इंद्र भगवान को यदि जल चढ़ाकर खुश नहीं करेंगे तो हमें जल कैसे देगा, वर्षा कैसे करेगा। हम जितना जल चढ़ाएंगे, हम जितने जल उनके ऊपर नौछावर बच्चों के ऊपर डालेंगे इंद्र सेना पर, तो उससे हमें 50 गुना 100 गुना वो हमें पानी देगा वर्षा के रूप में। जिस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण दिया था जिसने, जो कि एक किसान है, उसे 5-7 किलो गेहूं डाल करके वह 40-50 मन गेहूं प्राप्त करता है। उसी प्रकार हम 2 लीटर 4 लीटर पानी इंद्र भगवान चढ़ाएंगे तो हमें 40,000 लीटर ये पानी वर्षा के रूप में प्राप्त करवाएंगे। भक्ति अच्छी है लेकिन कहना कठिन होगा, दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेकिन इसलिए कहा कि अच्छी, इसलिए कहा कि वो भोली है, सीधी है, समझदार से कार्य करती है, वह एक सेविका का धर्म पूरे ईमानदारी से निभा रही है। लेकिन कमियां क्या थी कि कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो अपनी मटकी में डाल देना, शास्त्रों की भाषा है उसे अपने उदाहरणों के अनुसार उसे सही ठहरा देना, कभी कुछ नहीं सीखना किसी दूसरे की बातें संसार के अनुसार, बस अपने अनुसार दूसरे लोगों को बढ़ाते रहना, ये कमियां भी थी उनके अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया है। देखो प्यारे बच्चों, अब अपन ने फास्ट पढ़ा, फास्ट इसलिए पढ़ा कि आप लोगों को पता तो चले कि पेपर में क्या आता है भाई, हमें कैसे 100 में 100 नंबर प्राप्त होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, 40 नंबर के एमसीक्यू होंगे पार्ट ए में, और पार्ट बी में विवरणात्मक क्वेश्चंस होंगे। पूरी आरो भाग 2 पुस्तक मेरी समाप्त हो चुकी है, मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। याडा 24/7 क्लास 11 एंड 12 यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हिंदी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी, और प्रत्येक चैप्टर का
विवरणात्मक क्वेश्चनों के साथ साथ में एमसीक्यू भी मैंने करवाए हैं, अलग से करवाए, अलग सेशन में। ऐसा नहीं है कि विवरणात्मक प्रश्नों के साथ साथ एमसीक्यू है, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हमने हाफ ईयरली में करवा रहे हैं फिलहाल। जब हाफ ईयरली आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, तो विवरणात्मक आएंगे और एमसीक्यू भी आएंगे, तो फिर मैंने उनको मिक्स किया है। वैसे अलग अलग सभी चैप्टर का पहले दिन मैंने जीवन परिचय करवाया, फिर मैंने पाठ का सारांश करवाया, फिर मैंने विवरणात्मक क्वेश्चन करवाया, फिर मैंने एमसीक्यू कराया, ऐसे पूरा आरो भाग समाप्त किया है मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।